हेलो एवरीवन, मेरे साथ हैं अभी गेरा और मैं चाहूँगा कि वही अपना इंट्रोडक्शन दें कि 11th आपने 12th के साथ जेई क्रैक किया है या 13th के साथ किया है। मेंस में क्या रैंक थी, एडवांस में क्या रैंक थी? हाय ऑल, मेरा नाम अभी गेरा है एंड आई एम फ्रॉम फरीदाबाद। और मैंने 11th-12th के साथ ही मतलब 12th के बाद ही किया है क्रैक जेई इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट। एंड मेरी जेई मेंस में CRL 267 है एंड एडवांस में 531। और मैंने KPO SX भी क्वालिफाई किया था विद रैंक 239। और मैंने अपनी प्रिपरेशन मतलब पूरी कम्प्लीटली 11th-12th में ही किया है। एंड लाइक मतलब पहले कुछ नहीं किया था। बिफोर 11th आई वांटेड टू टेक ह्यूमैनिटीज़ एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। तो उसके बाद एंड में स्प्लिट डिसीजन हो गया था, तो आई स्टार्टेड अ बिट लेट बट आई ट्राइड टू कवर इट अप। और फिर बस यही 11th-12th में किया मैंने। सर का चैनल मुझे 12th में मिला। उससे पहले आई वॉज ट्राइंग टू डू थ्योरी फ्रॉम अ लॉट ऑफ पुअरली स्ट्रक्चर्ड बुक्स एंड एवरेज मॉड्यूल्स, बट दैट डिडंट वर्क। तो मैंने सीक आउट किए लेक्चर्स एंड फिर मेरे को सर के लेक्चर्स मिले यूट्यूब पे एंड आई एट द स्टार्टिंग ऑफ 12th। So I redid all the 11th grade chapters and then did 12th grade chapters। मतलब साथ साथ चल जाता था कभी कभार। Watched all the videos of chemistry and maths and I did a tuition for physics। और फिर बस इसके बाद मैंने चाहिए दिया एंड या आ गई रैंक। I also had a DLP from an institute which I used for material। तो तुमने 9th-10th में NTSC वगैरह की तैयारी की थी या नहीं की थी? नहीं की थी सर। बहुत बड़े मतलब मैंने दिया था जाके, क्योंकि मैं जिस क्लास में था उसमें सब बच्चे ही दे रहे थे, बट मैंने प्रिपरेशन नहीं की थी और काफ़ी बड़े मार्जिन से क्वालिफाई नहीं हुआ था मेरा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये अगेन एक वैलिडेशन है कि NTSC इज़ नॉट, जैसे बोलते हैं ना, IIT का प्री स्टेज के उसको क्लियर करने के बिना IIT नहीं कर सकते हैं क्लियर। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। अच्छा यार, तुम्हारा रैंक इतना अच्छा आया पहली बार तो तुमने 11th में प्रॉपर स्टार्टिंग क्यों नहीं किया? तुमने किसी कोचिंग में ज्वाइन करके क्यों नहीं किया? रीज़न क्या था? सर एक्चुअली 11th के स्टार्टिंग में मेरा बिल्कुल भी फ्रेम ऑफ माइंड ऐसा नहीं था। मेरे को मतलब ज़्यादा कुछ पता भी नहीं था जेई के बारे में। पहले तो ऐसे होता है जैसे क्योंकि 10th वगैरह में कि बच्चे मतलब एग्ज़ाम आने वाला है 1 महीने में, तो हम अब पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं और फिर भी मार्क्स आ ही रहे हैं। तो मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा था, अभी तुम चिल मार रहे हो 11th में, तो कब पढ़ने वाले हो जेई के लिए? तो मैं उनको होता है 12th में पढ़ेंगे जब 12th में देना है। मेरे को मतलब बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ऐसे भी करना होता है। तो वो था एक। और फिर मेरा ऐसा कुछ था भी नहीं 11th ज्वाइन करते हुए कि मेरे को IIT के लिए प्रिपेयर करना है, इसलिए मैं इतना सीरियस नहीं हुआ था। बट देन मैंने सबसे पहले तो DLP किया था अपना, फिर उसके क्वेश्चंस देखे और फिर ऐसे दोस्त थे आसपास, उनसे थोड़ी बात की कि उनका क्या चल रहा है लाइफ में। फिर दिखता था थोड़ा कि ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं। फिर मेरे को थोड़े ऐसे ओके लोग चीज़ें कर रहे हैं तो मेरे को भी करनी पड़ेगी। फिर मैंने जब DLP मंगाया उसके क्वेश्चंस ट्राई किए, बट ऑब्वियसली जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे तो और टेस्ट वेस्ट भी देना होता था, तब मैं नहीं परफॉर्म कर पाता था अच्छे से। देन आई स्पेशली फ़िज़िक्स में बहुत वीक लगता था कि कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आई फर्स्ट जॉइंड फिज़िक्स ट्यूशन अराउंड मिडल ऑफ 11th। फिर उसमें मैंने किया सब कुछ कंप्लीट। और फिर तब तक मेरे को लग रहा था कि ऐसे ही निकाल लूँगा केमिस्ट्री और मैथ्स तो मॉड्यूल्स के साथ। बट फिर जैसे ख़त्म हुआ तो एक्चुअली एक एनेक्डोटल बता देता हूँ मैं। एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन था जेई एडवांस 2017 का आई थिंक, उसमें मैं बहुत ज़्यादा ही काइंड ऑफ स्टक हो गया था मतलब। तो आई वॉज लाइक मतलब मेरे को नेट पे सोल्यूशन में पढ़ता था और मेरे को उसका वो समझ ही नहीं आता था कि क्या लिखा हुआ है सोल्यूशन पे। तो आई वॉज लाइक ये तो बहुत ही बुरी बात है कि मेरे को एक्चुअल पेपर का एक क्वेश्चन एकदम इनएक्सेसिबल हो गया, समझ ही नहीं आ रहा। तो फिर मेरे को रैंडम चांस से AL के सर का लेक्चर मिला था थर्मोडायनेमिक्स में, जिसमें वो एग्जैक्ट चीज़ डिस्कस हुई हुई थी। एंड आई वॉच दैट एंड आई वॉज लाइक वाओ, ये तो मतलब काफ़ी सही है, कोई इतने टाइम से समझा नहीं पा रहा मुझे और एक बार में समझ आ गया। फिर मैंने ऐसे ही मतलब फिर किया, उनकी पूरी थर्मोडायनेमिक्स देख ली। फिर मैंने डिसाइड किया चलो यहीं से ही देखना है। फिर मैंने देखा इस चैनल पे तो बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी हैं, तो मैंने मैथ्स भी देखना शुरू किया, जिसके लिए मैं शुरू में थोड़ा रिलक्टेंट था। मेरे को लगता था कि चलो मैथ्स तो ऐसी हो जाएगी, एक प्रैक्टिस ही तो करनी होती है। बट देन मैंने एक चैप्टर देखा जो मैंने पहले से कर रखा था, फिर समझ आया ओह नहीं हो पाएगी मोस्ट प्रोबेबली अगर नहीं देखूंगा लेक्चर। तो देन आई वॉच्ड लेक्चर्स ऑल्सो ऑफ मैथ्स। फिर मैंने ऐसे किया था कि टेस्ट सीरीज़ का जो सिलेबस होता है आई थिंक 12th में, उसमें 11th और 12th दोनों के चैप्टर ही आते हैं ऑलमोस्ट हर इंस्टीट्यूट में। तो मैंने ऐसे किया था कि बिफोर द टेस्ट वो 2 वीक्स में एक बार टेस्ट होता था। सो आई ट्राइड टू कंप्लीट ऑल ऑफ द चैप्टर्स, चाहे वो 11th का हो या 12th का हो। आई ट्राइड टू कंप्लीट दैट थ्रू वीडियो लेक्चर्स। और फिर उसकी पूरी बस मॉड्यूल सॉल्व करनी है, एंड मॉड्यूल सॉल्व करनी है मतलब करनी है अच्छे से पूरी, फ्रॉम एक्सरसाइज 1 to 5 होती थी हमारी आई थिंक। उसमें होता था मतलब ग्रेडेड होती थी और PYQ भी होते थे। तो आई यूज़ टू सॉल्व इट कम्प्लीटली, मतलब कभी ना कभी तो करनी है। ऐसी कोई मेरे ख्याल से मॉड्यूल नहीं है मेरी DLP की जो मैंने सॉल्व नहीं किया है।
तो या यही करता था मैं, ऐसे ही प्रिपेयर करते गए फिर एंड तक। और फिर एंड में मैंने जब सिलेबस ख़त्म हो गया, एकदम जस्ट ख़त्म हुआ था मेरा एग्ज़ाम से पहले, फिर मैंने चैम्प भी ज्वाइन किया था, फिर उसकी डीपीपी सॉल्व की थी, लेक्चर देखे थे, फिर एंड में कैट्स ज्वाइन किया, उसकी डीपीपी और लेक्चर्स किए, बस यही किया ऐसे ही। अच्छा, वैसे मतलब तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि तुमने तो हंसते खेलते निकाल लिया काइंड ऑफ, और 11th के इतना लेट स्टार्ट किया है। अच्छा, तुमने एज सच कोई ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की थी क्या? नहीं, डीएलपी ज्वाइन किया था, उसमें लेक्चर्स नहीं होते, बस आई थिंक सबको पता ही होगा, मॉड्यूल्स और टेस्ट सीरीज़ होती है, दैट वाज ऑल बस। और वो ट्यूशन थी जो फिज़िक्स की। हाँ, मतलब अबीक ने जब मेरे को पहली बार बताया था कि मैंने केवल यूट्यूब चैनल से पढ़ के निकाला है, तो मेरे को भी मतलब टू बी वेरी फ्रैंक मेरे को यकीन नहीं हुआ, मुझे लगा ऐसे ही बोल रहा होगा, क्योंकि हाँ, फरीदाबाद में हो तुम। फरीदाबाद मतलब ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन का अभाव हो, सबको पता ही होता है। स्कूल कौन सा था वैसे तुम्हारा? डीपीएस फरीदाबाद, आई थिंक अब तो काफ़ी फेमस सा हो गया है, क्योंकि वहाँ से बहुत अच्छी बच्चों की रैंक भी आई है इस साल तो। हाँ, तो उसके बाद भी कोई कोचिंग ना ज्वाइन करना और केवल मतलब यूट्यूब से पढ़ना, और उसके बाद 267 इतनी अच्छी रैंक निकालना, तो ये मेरे को भी काफ़ी बड़ा फेरी टेल सा लग रहा है। बट फिर मैंने ये भी नोटिस किया कि तुम हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत दिनों से कमेंटबाजी करते रहते हो तो जब रियल में मेरी बात हुई तो फिर मेरे को लगा कि नहीं, ये बंदा जेन्युइन है। और जैसा हमने पिछले साल पे भी एक दो बच्चों के बारे में बताया था कि फ्री कंटेंट के नाम पे ना किसी को यकीन नहीं होता कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी ने इतना सारा कुछ फ्री कंटेंट डाल रखा हो। तो स्पेशली अगर हम बोलें कि 500 के अंदर रैंक आया या 1000 के अंदर रैंक आया, सबको लगता है कि ये फेक है, और मार्केट में चारों तरफ इतना फेक चल भी रहा है बेसिकली कि हमारे यहाँ से पढ़ के ये रैंक आ गया। लास्ट ईयर भी कुछ बच्चे जिनकी रैंक हंड्रेड्स में आई थी, उन्होंने हेल्प लिया था, और तुम्हारा भी एक एग्जाम्पल है जीता जागता। तो यार तुम्हें थोड़ा सा विस्तार से बताना पड़ेगा, ताकि बच्चों को ये रियली में यकीन हो कि तुमने केवल यूट्यूब से पढ़ के, मतलब एज ए वीडियो लेक्चर तुम्हारा केवल यूट्यूब ही सोर्स था, और तुमने मेंस में 267 रैंक लेके आए, यहाँ पे इतनी अच्छी रैंक लेके आए। तो थोड़ा सा और अपने दिनचर्या के बारे में बता दो तुम। जैसे तुमने बोला कि 11th के तो मिडिल से स्टार्ट किया था। अच्छा, एक चीज़ और, तुमने बोला कि तुमने फिजिक्स का ट्यूशन स्टार्ट किया था, तो वो ट्यूशन क्या बोर्ड्स के लिए था या आईआईटी के लिए था? वो आई थिंक एक फरीदाबाद में काफ़ी पॉपुलर सा ही हैं, काफ़ी सारे ट्यूशन है हर सब्जेक्ट के। Okay. वो जेई के भी स्टूडेंट्स होते हैं वहाँ पर। अच्छा। मेरी वाली ट्यूशन में भी जेई के भी थे, नीट के भी थे, और ऐसे बच्चे भी थे जो एक्सक्लूसिवली बोर्ड्स के लिए पढ़ना चाहते थे। अच्छा। तो तीनों कैटेगरी के बच्चे थे वहाँ पर तो ऐसी वाली ट्यूशन थी। बट उसका लेवल आई थिंक सही था, ऐसा कुछ वो बात नहीं थी कि हमें पढ़ा नहीं रहे या फिर ऐसा कुछ। आई थॉट वो सही था। Okay. और मैंने एक पॉइंट पे ऐसे कंसिडर किया था कि मतलब मेरे को आपका चैनल एक्चुअली कुछ ज़्यादा ऐसे इन्फैक्चुएशन सी हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा ही पसंद आ गया था। तो मैंने एक पॉइंट पे कंसिडर किया था कि मैं यहीं से पढ़ लूँ फिज़िक्स भी। बट फिर मैंने एक चीज़ करी है अपनी प्रिपरेशन में थ्रू आउट के, एक बार मैंने शुरू की है कोई चीज़ तो आई थिंक मैं उसको कंप्लीशन तक लेके ही जाता था। चाहे टेस्ट सीरीज़ थी, मैं सारे टेस्ट देता था एंड तक, मॉड्यूल थी, मैं सारी एक्सरसाइज सॉल्व करता था एंड तक, और क्वेश्चन को डाउट आता था लगा रहता था, मतलब उसमें देखता था कि क्या सोल्यूशन है, कहीं से निकालने की कोशिश करता था, दोस्तों से पूछ लिया ये सब। तो मैंने सोचा कि अभी मतलब ऐसे बीच में छोड़ने वाली बात हो जाती है कि मैंने यहाँ से छोड़ के कहीं और से, फिर अलग टीचर्स की अलग मेथडोलॉजी होती है सबकी, और ये सब होता है। तो आई थॉट नहीं, मेरे को कंटिन्यू रखना है ये एक जगह। तो ये था मेरा ऐसी ट्यूशन थी मतलब वो, इसलिए। अच्छा, जब तुम्हारी मेंस में रैंक आई तो इट वाज एक्सपेक्टेड या तुम्हारे लिए भी वो जैसे बोलते हैं प्लेजेंट सरप्राइज था? सर मेंस से पहले एक्चुअली 1 महीने पहले अराउंड से मतलब हमारा तो पोस्टपोन भी काफ़ी हो गया, तो ये 3 बार हो गया कि 1 महीने पहले से हमने मॉक टेस्ट देने शुरू कर दिए थे, बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो उसमें आई थिंक मेरा सही स्कोर ही आ रहा था, जितने पे इतनी रैंक, मतलब इतनी एग्जैक्ट रैंक वाला पेपर रेयरली जाता था कि 270 मार्क्स। अभी मेरे 270 मार्क्स आए हैं, तो मेरे जनरली ऐसे आ जाते थे 230+, 240+, इससे नीचे कभी गए नहीं थे जब मैंने एंड में प्रीवियस ईयर पेपर गए थे। बट ऑब्वियसली जब मैं 12th में प्रिपेयर कर रहा था स्टार्टिंग में, तो ऐसे भी पेपर आते थे कि मेंस में 300 में से 150 आ रहे हैं या 140 आ रहे हैं, ऐसे वाले पेपर भी काफ़ी जाते थे। तब तो नहीं लगता था, बट आई ऑलवेज थॉट, मतलब मैं तो जब प्रिपरेशन चल रही थी उस टाइम पे मैं सोचता था अंडर 1000 आ जाए बस, और मेरे को मतलब ऐसे किसी ढंग के कॉलेज में मिल जाए बस एडमिशन, तो मैं बहुत खुश हो जाऊँगा। ऐसा कभी सोचा नहीं था कि IIT दिल्ली में ही हो जाए और ऐसी रैंक कभी आए, ये नहीं सोचा था। तो हाँ, मतलब ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था। बट हाँ, टुवर्ड्स एंड आई थिंक सारे बच्चों का ये होता है जो प्रिपेयर करते हैं प्रॉपर्ली, कि टुवर्ड्स एंड वो देने शुरू कर देते हैं पेपर, उनको पता चल जाता है कि हाँ हम कर पा रहे हैं परफॉर्म, ऐसा नहीं है कि हमारी बहुत बेकार ही रैंक आ जाएगी। मतलब तुम्हें एक रैंक का रफ आइडिया था? मेरे तो हो गया था आइडिया कि आ जाएगी अंडर 1000 या फिर 2000 3000 मैक्स ऐसी आ जाएगी मेन। चलो अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अगेन ऑनेस्ट आंसर, एक दिन में ऑन एंड एवरेज कितने घंटे पढ़ते हो?
जैसे सर बहुत सारे फेजेस थे प्रिपरेशन के, मैंने बताई दी। 11th के शुरू में तो बहुत ही कम होता था, मतलब मैं चेस वेस खेलने लग जाता था स्कूल, और मैं ऑनलाइन स्कूल की क्लासेस भी अटेंड करता था 11th के शुरू में, तो जो नहीं करनी होती वैसे। और फिर लाइक 11th मिडल जब मैंने ट्यूशन ज्वाइन की तब मैं थोड़ा सीरियस हुआ, तो आई थिंक तब मैं ऐसे 4 to 6 आवर्स पढ़ लेता था अच्छा खासा, या 6 to 8 आवर्स भी कभी कभार चला था। बट सबसे ज़्यादा सीरियस आई थिंक मैं तभी होता जब आपका चैनल मिला और मैंने तीनों के लेक्चर्स देखने शुरू कर दिए, तो ऑब्वियसली इसमें ज़्यादा टाइम लगता था। तो मैं दिन में 10 से 12 घंटे आई थिंक ऑन एन एवरेज पढ़ लेता था। मतलब ये नहीं है कि रोज़ ही पढ़ रहा था, मतलब लेकिन मेरे को लगता था उस टाइम पे जब मैं सबसे, क्योंकि ऐसे होता था मैं सुबह अराउंड 5 बजे उठ जाता था, फिर मैं कोशिश करता था 6 बजे तक रेडी होके बैठ जाऊँ, तो फिर मैं 3 घंटे की सेटिंग करता था हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए या जो भी करना है, तो 1-3 घंटे की सेटिंग करते थे। फिर उसके बाद मॉर्निंग में 10 o'clock के करीब एक और 3 घंटे की सेटिंग ट्राई करता था मैं। फिर मैं थोड़ी लंबी ब्रेक लेके ऐसे 3-4 बजे तक वापस बैठता था, फिर सिटिंग करता था, फिर डिनर करता था, फिर लेक्चर्स देखता था रात को हमेशा। तो आई थिंक 12 घंटे हो ही जाते थे मोस्टली, कभी कभार 10 भी हो जाते थे, कभी कभार मतलब आई थिंक सबके साथ यही होता है। जैसे मेरे घर में कोई मिसहैप हो गया था एक बार, तो उस टाइम पे आई थिंक मैंने अराउंड फॉर 1 month सिर्फ 3 to 4 आवर्स ऑन एन एवरेज दे पाया था, क्योंकि मेरे को इन्वॉल्व होना था उस चीज़ में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो ये सब तो सबके साथ चलता रहता है, बट व्हेन यू कैन देन यू शुड आई थिंक इन्वेस्ट 10 to 12 आवर्स। नो, और तुम्हें नीड है अगर करने की, आई फेल्ट इनसाइड कि मेरे को नीड है, अगर मेरे को ख़त्म करना है सब कुछ तो मेरे को नीड है 10 घंटे पढ़ने की या 12 घंटे पढ़ने की। तो इफ़ दैट इज़ देयर तो तुम अपने आप को पुश करो और करो, या आई डिड जब ज़रूरत थी। अच्छा, मैं 2-3 चीज़ पूछूंगा। कभी प्रिपरेशन में ऐसा, प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी लो फेज़ आया तुम्हारे प्रिपरेशन में? हाँ सर, आते तो थे लो फेज। जैसे एक रिव्यू टेस्ट होता था हमारा, कुछ यूनिट टेस्ट होते थे, फिर रिव्यू टेस्ट होता था। तो एक वाले रिव्यू टेस्ट में मेरे जैसे बहुत कंधे आ गए, मान लो कि अच्छे, मतलब जितना सोचा था उतना नहीं कर पाया। तो फिर हाँ, थोड़ा लगता था कि शिट ये क्या हो गया, मतलब कि ये कैसे हो गया, मतलब क्या होगा, ऐसी थॉट्स आने लग जाते थे। तो मैं थोड़ी देर, फिर जैसे संडे को ही होते थे टेस्ट, तो मैं जैसे पूरा संडे बाकी ऐसे ही चिल करता रहता था, वीडियोस देखता रहता था ऐसे यूट्यूब पे खोल के, या फिर कोई मूवी तो मैंने खैर बहुत कम देखी है, मेरे को शौक तो बहुत था बट रोक दी थी 12वीं में आके। तो बट फिर भी जैसे ऐसे ओकेजन पे कोई मूवी देख ली, या फिर यूट्यूब पे बहुत वीडियोस देख ली ऐसे ही मज़े के लिए, या गाने वाने सुन लिए, थोड़ी देर सैड रह लिया ऐसे ही अपने अंदर से। बट फिर अगले दिन उठ के फिर होता था क्या यार, एक टेस्ट ख़राब हो गया तो मतलब इसमें इतनी बड़ी वो वाली बात, मतलब थोड़ा अंदर से आई थिंक चिल टेम्परेमेंट तो था पूरे टाइम प्रिपरेशन में, कि कोई बात नहीं, अब आगे देख लेते हैं, बेटर करने की कोशिश करेंगे, उसकी मिस्टेक्स एनालाइज करता था, और फिर वही सब लग जाता था वापस। सर ऐसा कुछ वो नहीं था कि मैं 1 महीने तक बहुत लो ही रह गया और मुझसे मन नहीं कर रहा बिल्कुल पढ़ने का, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। मैक्सिमम 1 दिन 2 दिन बहुत लो फेज़ आ गया तो। हाँ, मतलब मेरे को जहाँ तक तुम्हारी बातों से समझ में आ रहा है कि ऐसा कोई लो फेज़ था नहीं। एक आध दिन तो सबके साथ चलता है वो, तो दैट इज़ नॉट ए बिग डील। तुम्हें बर्नआउट फील हुआ, मतलब कुछ ऐसा प्रेशर फील हुआ कि यार बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है, नहीं करना चाहिए था, आर्ट्स ही परस्यू करते हैं, ऐसा कुछ? नहीं, ये बर्नआउट एक्चुअली आर्ट्स में इसलिए परस्यू करना चाहता था क्योंकि मेरे को 9th-10th में वो वाले सब्जेक्ट्स ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते थे एज़ कम्पेयर टू साइंस, जो हमें पढ़ा रहे थे, क्योंकि मैं सिर्फ स्कूल के करिकुलम के बेसिस पे पढ़ता था। बट जब मैंने 11th-12th की साइंस पढ़नी शुरू की, आई थिंक ये थोड़ा अनपॉपुलर बना देगा मुझे, बट आई एक्चुअली लाइक स्टडिंग। मैं मतलब वट एवर वॉज टॉट आई लाइक डूइंग इट, एंड आई एक्चुअली लुक्ड फॉरवर्ड टू स्टडिंग न्यू थिंग्स जो भी अवेलेबल थी। इसलिए मेरे को थ्रू आउट माई सिलेबस कम्प्लीशन फेज़ कोई बर्न आउट नहीं हुआ, मतलब थ्रू आउट 12th। बट हाँ, एक जब सिलेबस ख़त्म हो गया, आई थिंक KVPY हो गया था, और JEE मेन से जस्ट पहले और JEE मेन 1 के स्पेशली बाद में, आई डिड फील अ बर्न आउट की शिट, इतना ज़्यादा पढ़ लिया, अब सिलेबस भी नहीं बचा है, अब करें क्या। वो इस रिविज़न करनी पड़ती थी, नोट्स इतनी बार रिवाइज़ कर लिए थे, मतलब कि अब मन भी नहीं करता था उठाने का उनको। तो हाँ, उस फेज़ में मेरे को काफ़ी बर्न आउट हो गया था, और स्पेशली जो मेंस और एडवांस के बीच में गैप आता है, मैं ज़्यादा बिल्कुल पढ़ नहीं पाया उस गैप में। मेरे को ऐसा हो गया था यार बस अब ख़त्म हो जाए, मतलब मैंने मेंटली चेकआउट कर लिया था कि बस यार ख़त्म ही हो जाए अब तो। ये थोड़ा, एंड आई थिंक ये एक चीज़ थी जो मैंने ख़राब करी अपने लिए। आई शुड हैव पुल्ड माई सेल्फ टुगेदर एंड डन, तो शायद मेरी थोड़ी और बेटर रैंक आ जाती है एडवांस में, बट इट इज़ ये हो गया जो हो गया, अब क्या करें। जैसे तुम्हारा मेंस में जो भी रैंक आया 267, और उसके बाद एडवांस में, मतलब मेंस से एडवांस के जो बीच का फेज़ था, उसमें परफॉर्मेंस प्रेशर जैसी कोई चीज़ थी कि यार अगर इतना हो गया है तो ये बार तो यहाँ सेट हो ही गया है, अब तो इससे ऊपर ही जाना है, कुछ ऐसा फीलिंग था? या पेपर में बैठते समय तुम्हें कुछ ऐसा लगा हो कि यार उतना रैंक तो नहीं आएगा, इस तरह के थॉट्स पेपर में बैठ के थे, या ऐसा कुछ भी नहीं था?
सर एक्चुअल पेपर में बैठ के तो आई डोंट थिंक ऐसे कोई थॉट्स थे, बट हाँ जो वो एक विंडो था मेंस और एडवांस के बीच में, आई थिंक जिनकी भी अच्छी रैंक आती है उन पे एक नेचुरली प्रेशर हो जाता है सब जगह से ही कि चलो अब तो इसकी आ ही जाएगी या फिर कुछ। बट जैसे मतलब मेरे को लगता है मेरे घर पे तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं था, जैसे मम्मी पापा जैसे कुछ ऐसा खास बोलते नहीं थे अब तो चलो अब तो IIT में भी यही रैंक लाना। तो मेरे को थोड़ा बहुत फील होता था बट ऐसा कुछ नहीं था। मेरे को मतलब पता था कि हाँ मतलब ऐसे थोड़ा काइंड ऑफ आई गेस कॉन्फिडेंस आ गया था कि उतनी बुरी नहीं आएगी, बट कभी ऐसा नहीं सोचता कि अब तो इतनी अच्छी लानी है या फिर इससे बेटर लानी है। आई थॉट जो मुझसे बेस्ट हो रहा है वो हो जाए बस। और मेंस में तो वैसे मेरे को लगता है फ्लक्चुएट भी बहुत होती ही रहती है रैंक, तो उतना एज अ पुख्ता इंडिकेटर उसको लेते नहीं हैं बच्चे इन जनरल आजकल। तो हाँ थोड़ा बहुत लगता था बट आई नेवर टुक इट एज अ प्रेशर एज सच। तो मतलब मेंस में तुम्हारा बेटर कौन सा वाला गया, पहला मेंस या दूसरा? पहला पहला ही अच्छा गया। दूसरा तो मतलब पता नहीं बताने लायक है या नहीं, ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा ही बेकार चला गया था उस टाइम पे। आई थिंक मेरी परसेंटाइल पहले वाले में 99.978 ऐसी कुछ आई थी और सेकंड वाले में 99.6 या 7 ऐसी कुछ आई थी सीधा। तो इसका रीज़न क्या था, मतलब तुमने एडवांस की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया था या फिर और कोई रीज़न? हाँ उस टाइम पे मैंने एक्चुअली आधे महीने के लिए तो बिटसैट के लिए ही प्रिपेयर किया था एक्सक्लूसिवली, तो वो एक अलग पैटर्न के लिए आप अकस्टम्ड हो जाते हो। एक ही चीज़ मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा, आई थिंक जो होती है इम्पॉर्टेंट, आपकी प्रिपरेशन हो गई जो हो गई, बट फिर जब ऐसे 1 मंथ बिफोर द एग्ज़ाम होता है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव अ लॉट ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर्स और मॉक टेस्ट एंड गेट इन टू दैट माइंड फ्रेम कि अब तुम्हें ऐसा वाला पेपर अटैम्प्ट करना है। तो वो जब नहीं होता तो आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी डिटेरिएट हो जाती है, जो मैंने अपने केस में नोटिस किया है कि ऐसे सीधे 99.97 से 99.6, बिकॉज आई वॉज रियली नॉट इन दैट माइंड फ्रेम कि अब मुझे ऐसा वाला पेपर जाके देना है। मैंने एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिया था मेंस 1 के बाद मेंस का। तो मेरे को बिल्कुल जैसे मैं एडवांस की प्रॉब्लम्स कर रहा था उस टाइम पे, कैट्स के कर रहा था, तो मेरे को एकदम वैसी वाली आदत हो गई थी। तो पेपर में जाके मतलब ऐसा मेरे को लगता है थोड़ा पेन रुक जाता है कि अच्छा जैसे उसमें हमें आदत होती है 18 क्वेश्चन करने की, इसमें 15 क्वेश्चन करें, अच्छा अभी 15 क्वेश्चन बचे हैं ये रियलाइजेशन ऐसी आने लग जाती है बीच में। और फिर मतलब हो जाता है थोड़ा, जब आउट ऑफ लूप हो जाते हो आप आई गेस थोड़े से। मतलब कुछ बच्चों के जिनको मैं जानता हूँ उनकी बेटर भी हो गई काफ़ी, बट फिर भी मेरे लिए तो मैंने ये देखा कि मैं बहुत आउट ऑफ लूप फील कर रहा था उस पेपर के टाइम पे, तो आई थिंक वो इतना अच्छा नहीं गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आप बहुत सारे, मैं तो जैसे मेंस 1 से पहले रोज़ मॉक टेस्ट देता था एक प्रीवियस ईयर पेपर का जो 2021 के होते हैं। मैंने ऐसे सारे 2021 के पेपर दे दिए थे जितनी भी शिफ्ट्स आई थी वगैरह। तो उस टाइम पे मैं मेंस 1 के पहले बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहा था कि अब मैंने जो भी टाइप्स ऑफ पेपर आ रहे हैं वो सारे देख लिए, टफ़ देख लिया, सबसे ईजी देख लिया, सबसे मुश्किल देख लिया, मीडियम वाला देख लिया कैसे आता है। तो उस टाइम पे मैं फील कर रहा था जो भी आएगा आई कैन हैंडल इट, बट मेंस 2 के टाइम पे ऐसा कोई कॉन्फिडेंस नहीं था एज सच मेरे को। तो आई थिंक वो भी आई टुक अ हिट बिकॉज ऑफ दैट। और हाँ बस यही रीज़न थे। और एक और रीज़न है छोटा सा कि मैं जब भी मैथ्स थोड़ी डिफिकल्ट आ जाती है तो मैं थोड़ा फ्रीक आउट हो जाता हूँ, तो उसमें ना मैथ्स थोड़ी ज़्यादा ही डिफिकल्ट आ गई थी और एडवांस में भी सेम चीज़ हुई, तो मैं थोड़ा सा हो जाता हूँ फ्रीक आउट। तो उसकी वजह से मेरी परफॉर्मेंस हमेशा ऐसे वाले पेपर्स में थोड़ी लो ही जाती है जिनमें मैथ्स डिफिकल्ट होती है ज़्यादा ही। तो जैसे पेपर से पहले, मेंस के पेपर से पहले जब तुम मेंस और एडवांस के पेपर देते थे तो कौन सा तुम्हारा मतलब दोनों में परफॉर्मेंस एक जैसी रहती थी, या फिर कुछ ऐसा था कि मेंस में यू आर एबल टू परफॉर्म बेटर और एडवांस में यू आर एबल टू या ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं था? ऐसा कुछ था नहीं। जैसे मेंस में आई कुड गेट अ स्कोर विच गॉट मी अ रैंक फ्रॉम, मेरे एक बार 290 भी आ चुका है स्कोर मेंस के मॉक टेस्ट में, और मेरा मेंस के मॉक टेस्ट में 230 भी आ गया था, जिससे मेरी रैंक सीधा 4-5 हज़ार तक पहुंच जाती। तो फ्लक्चुएशन तो होता रहता था, और इसलिए मैं मेंस में कुछ कह नहीं सकता कि मेरी बॉल पार्क इतने ही आते थे, बट हाँ अराउंड 1000 रैंक का आ जाता था बॉल पार्क। और एडवांस की जब मैं टेस्ट था देन अगेन देयर वाज अ फ्लक्चुएशन। जैसे मैंने 2020 का मॉक टेस्ट ट्राई किया था विदाउट सीइंग एनी ऑफ द क्वेश्चंस, तो मेरे जितने मार्क्स आए थे उस हिसाब से 200-300 टाइप रैंक बन जाती। फिर मैंने 2021 का दिया था अगले ही दिन या फिर एक दिन छोड़ के, तो मेरी ऐसी रैंक थी जिससे ऐसे मार्क्स थे जिनसे 500-600 रैंक आती, तो उसमें भी वेरिएंस आता ही रहता था। तो ऐसा कुछ मैं कह नहीं सकता कि मेंस में बेटर परफॉर्मेंस होता था या एडवांस वाले में बेटर परफॉर्मेंस होता था, फ्लक्चुएट होता रहता था कभी। ठीक है, मैं मतलब ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से बोला, कुछ बच्चे बेसिकली मेंस का पेपर देने में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, कुछ एडवांस का पेपर देने में ज़्यादा तो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट चीज़ आते हैं कि मटेरियल, बहुत सारे मटेरियल किए या फिर एक ही मटेरियल ढंग से किया? मैं लैटर ऑप्शन चूज़ करूँगा, एक ही मटेरियल बहुत ढंग से किया। मैंने 11th में कोशिश की थी बुक सॉल्व करने की। आई थिंक बहुत सारी पब्लिकेशंस नोन होती हैं मैथ्स की भी, मैंने एक बुक ट्राई की थी उनकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की और एक अलजेब्रा की, वो मैंने कंप्लीट नहीं की बिल्कुल, और मतलब ऐसे ही थोड़ा बहुत ट्राई किया। फिर 12th में तो नेचुरली मेरे को समझ आ गया कि अब जब पूरा करना है
तो मैंने 11th में भी आई थिंक मॉड्यूल ही मेनली करता था सबसे पहले, तो मतलब मॉड्यूल सॉल्व करता था मैं शुरू से ही। तो 11th के एंड में मेरे काफ़ी सारे चैप्टर्स के अंदर मॉड्यूल्स डन थे। तो फिर भी जब मैंने 12th में जब वीडियो लेक्चर देखे थे उन वाले चैप्टर्स के, तब ऐसा नहीं था कि मैं कोई न्यू मटेरियल पे भाग जाता था कि अब तो कुछ और करो चलो। मैं उसी मॉड्यूल को उठा के पूरा रिवाइज करता था कि सारे क्वेश्चन नज़र मार ली कि ये क्वेश्चन अच्छा अभी भी नहीं हो रहा मुझसे वीडियो लेक्चर करने के बाद, इसे सॉल्व कर लो ढंग से, और ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है इसको छोड़ दिया ऐसे ही। तो ऐसे मैंने रिवाइज़ कर रहा था मॉड्यूल। तो 12th में तो मैंने सोली मॉड्यूल्स ही यूज़ किए हैं मतलब, और 11th में थोड़ी कोशिश की थी बट आई डोंट थिंक उससे कोई बेनिफिट हुआ मेरा कुछ खास, बिल्कुल भी नहीं हुआ मतलब मेरे हिसाब से। तो मॉड्यूल अपने अच्छे से करो। हाँ, मैं ये कहता हूँ जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं इनकी रैंक टॉप 50 में भी है, ठीक है, तो दे ऑब्वियसली डिड बुक्स और एक्स्ट्रा मटेरियल एंड दे प्रिपेयर्ड फॉर ओलंपियाड्स। तो मैं ये कहता हूँ उन्होंने भी आई थिंक एक फाउंडेशन पहले ले की थी कि उनके शायद इंस्टीट्यूट जो वो मटेरियल दे रहा है या फिर कहीं एलिमेंट्री जो मटेरियल उन्होंने अरेंज किया है अपने लिए वो पहले सॉल्व किया पूरा, देन दे वेंट ऑन टू मोर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस, ओलंपियाड के पुराने क्वेश्चंस, मैथ्स ओलंपियाड के क्वेश्चन, फिजिक्स ओलंपियाड के क्वेश्चन। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप पहले अपनी फाउंडेशन ले करो, कोई मॉड्यूल वगैरह प्रॉपर सॉल्व करके, कोई सिस्टमैटिक मटेरियल सॉल्व करके। मेरे हिसाब से तो मॉड्यूल बेस्ट रहता है किसी भी रेप्यूटेड कोचिंग का। और फिर आपके पास अगर टाइम बच रहा है तो आप फिर जाओ शायद किसी बुक में भी सॉल्व, एरोडॉफ कर लो आप सॉल्व, या कोई ऐसी बुक सॉल्व कर लो मैथ्स की आती हैं, ब्लैक बुक, वो बुक पता नहीं, मैंने तो कभी करी नहीं बट मैंने सुना है बच्चे करते हैं बहुत ज़्यादा। तो फिर आप शायद इन सब बुक्स पे जा सकते हो। बट मेरे को ऑब्वियसली 12th में किए थे सारे लेक्चर्स, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिला, एंड तक मटेरियल ही चल रहा था। ठीक है, मतलब तो यहाँ से जो टेकिंग है वो मैं ये लेना चाहूँगा कि तुमने जैसे 11th काफ़ी स्मैश्ड थी, 12th में तुमने मैक्सिमम किया, जितना भी टाइम अवेलेबल था तुमने एक डिसेंट मटेरियल किया, नॉट मैनी बुक्स तो क्या बुक्स तो किया ही नहीं इफेक्टिव, और उसी से यू कुड रीच अप टू दिस रैंक। तो जो भी बच्चे बहुत सारी बुक्स के पीछे भागते हैं या फिर वो टेलीग्राफ में PDF ढूंढते हैं, उनके ये लर्निंग है कि एक मटेरियल करें और कम से कम जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो, किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, वो मोस्ट प्रॉबेबली आपका बुरा तो नहीं चाहेंगे। तो उन्होंने तो जो मटेरियल बनाया होगा क्यूरेटेड ही बनाया होगा ताकि आपको कहीं जाके टाइम वेस्ट ना करना पड़े, तो इसलिए पहले वो ही ढंग से करें। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टेस्ट अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी क्या थी? 3 घंटे का पेपर मेंस वाला कैसे अटैम्प्ट करते थे? मतलब टाइम डिवाइड करते थे या फिर और कुछ चीज़ तुम अप्लाई करते थे? केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ्स था ऑर्डर मेरा, वैसे वो तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ, वो सबका अलग अलग रहता है, मैंने देखा है। तो मैं ऐसे कुछ टाइम डिवाइड करके नहीं चलता था। मैं कोशिश ऑब्वियसली करता था कि केमिस्ट्री जल्दी से हो जाए, फिज़िक्स जल्दी से हो जाए, ताकि मैं मैथ्स को ज़्यादा टाइम दे सकूँ, क्योंकि मैथ्स थोड़ी आती थी ऐसी जिसको करना पड़ता है। मैंने एक्चुअल मेंस में भी किया है, आई थिंक अराउंड 1.5 आवर मैथ्स में ही दिए थे। तो ये थोड़ा मैं कोशिश करता था, बट ऐसा नहीं था कि मैं फिर एकदम से रुक जाता था कि ओ फिज़िक्स छोड़ो अब तो मैथ्स पे जाने का टाइम आ गया है, ये नहीं होता था कभी पेपर में। बट आई थिंक टुवर्ड्स द एंड मेंस में, क्योंकि ऑनेस्टली इतने सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं आते जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं या फिर छोड़ने पड़ रहे हैं, तो आई थिंक एक ही बारी में काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते थे। लाइक मान लो 25 में से 3-4 छूट जाते थे मैक्स टू मैक्स किसी भी सब्जेक्ट में, तो उनको छोड़ के मैं मतलब जैसे मेंस में तो ये होता था कि मैं जैसे ही थोड़ा सा भी कंफ्यूज होता था किसी क्वेश्चन में, तो आई यूज़ टू लीव इट ऐसे ही और आगे बढ़ जाता था। और मेंस का ऐसे ही फिर एंड में उनको देख लिया, मिल ही जाता था टाइम। आई थिंक हमेशा थोड़ा बहुत तो टाइम मिल जाता था, कभी नहीं मिलता तो छूट गए। तो मेंस में तो स्ट्रैटेजी थी। एडवांस में थोड़ी आई थिंक डिफरेंट थी। एडवांस में अगर आप थोड़ा सा उस क्वेश्चन को देख के कंफ्यूज हो भी गए हो, तो आई थिंक मैं थोड़ा कोशिश करता था कि मैं जस्टिफाई कर पाऊँ उस क्वेश्चन को, पूरा अच्छे से एक बार पढ़ लूँ, एक बार 30 सेकंड 1 मिनट सोच लूँ कि कुछ इसमें ये तो नहीं है कि मैं बहुत आसान मिस कर रहा हूँ और फिर मेरे हाथ से छूट जाए और बाकी सब कर जाएँ। तो एडवांस में आई थिंक थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है क्वेश्चंस को छांटने के लिए कि आसान है या फिर मुश्किल है। तो हाँ, ये थोड़ी डिफरेंस तो आ जाती है मेंस और एडवांस में। बट अगेन एडवांस में भी जैसे ही मान लो आपके 30 सेकंड फिर पूरे हो गए और आपको नहीं समझ आ रहा, तो उसको मैं छोड़ देता था। मैंने इसमें भी बहुत छोड़े हैं। आई थिंक मेरी नेगेटिव मार्किंग काफ़ी बच्चों की काफ़ी हुई है, मेरी नेगेटिव सिर्फ 4 हुई है, -4 हुई है। तो मैं उसमें छोड़ देता। मेरे को पेपर के मैंने सब सर से भी बात की थी सारे एक दिन पहले पेपर के, सब पता नहीं मेरे को क्यों बोल रहे थे, सभी बोल रहे थे कि ओवर अटैम्प्ट मत करना, बस ओवर अटैम्प्ट। तो मेरे पेपर के टाइम पे भी दिमाग में ये घूम रहा था कि भाई बस ओवर अटैम्प्ट नहीं करना। तो मैं बहुत जल्दी जल्दी छोड़े जा रहा था क्वेश्चन। तो हाँ, मैं छोड़ देता था आराम से, ऐसा कुछ रहता नहीं था कि ओ ओके ईगो पे लग गई भाई ये कैसे नहीं हो रहा मुझसे, ये तो बढ़िया चैप्टर है, ये पढ़ा था अच्छे से, इस पर टाइम इन्वेस्ट किया था, ये क्यों नहीं हो रहा। ऐसा कुछ नहीं था, मैं छोड़ देता था, इतना कुछ सोचना। अच्छा, एक दिन में कितने घंटे सोते हो? 7 7 आवर्स? 7 ही रहता था पूरा, 7 घंटे। अच्छा, ठीक है। मॉर्निंग में उठ के पढ़ते हो या रात को पढ़ते हो? मॉर्निंग में। आई वॉज अ मॉर्निंग पर्सन। मैं बन गया था मतलब 12th में आके। पहले तो मैं जैसे 6-7 बजे उठता था, बट
12th में, क्योंकि ऐसे जब मैंने रियलाइज़ किया था ये सब तब समर थी, पीक समर थी। और जैसे दिन जैसे आता रहता था, मैं एक्चुअली पढ़ता था जब, तो वो जो रूम था उसमें कोई एसी वेसी नहीं था, तो कूलर लगा हुआ था बस, तो वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती थी, मतलब वेंटिलेशन भी ठीक नहीं थी। तो आई ट्राइड कि बिफोर 12 PM 12 नून मैं जितना भी कर सकूँ उतना मैं करना चाहता था। तो मैं ट्राई करता था कि अराउंड 6 आवर्स या 7 आवर्स मैं बिफोर 12 नून ही दे दूँ, या बिफोर 1 PM बिफोर लंच, क्योंकि उसके बाद मतलब लंच खा के थोड़ी आलस भी आने लग जाती है, गर्मी भी हो जाती है, वैसे ही मन नहीं करता पढ़ने का। तो उस टाइम पे तो आई यूज़ टू वेक अराउंड 5 AM। एक बार आपने बोला था शायद कि 4 बजे भी उठना सही है, किसी का शायद इंटरव्यू ले रहे थे, या पता नहीं, मेरे को याद था आपकी कोई वीडियो देखी थी। तो फिर मैंने भी जोश जोश में कोशिश की, चलो अब 4 बजे भी उठ के देखते हैं। आप तो शायद ऐसा करते थे, रात को पढ़ते थे, पता नहीं क्या। तो मैंने भी कोशिश की 4 बजे उठने की, बट फिर वो फेल हो गया। तो मैं 5 बजे उठना शुरू कर दिया वापस। तो 5 बजे कंसिस्टेंट थे? 5 बजे बहुत टाइम तक मैं 5 बजे उठता था। उसके बाद जब सिलेबस ख़त्म हो गया, पेपर आने वाले थे, तब थोड़ा मन लगाना भी शुरू करना पड़ता था। 9 बजे का टाइम पे थोड़ी पीक उस टाइम पे, तब मैं उठता था जैसे 6 बजे 7 बजे के करीब, उससे लेट जनरली मैं नहीं उठता था। चलो एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ। वैसे मेरे को तो आंसर क्लियर है उसका। यू फाइंड योर सेल्फ हार्ड वर्किंग और गॉड गिफ्टेड? हाँ अब सर हार्ड वर्क बहुत, मतलब मेरे को ऐसा एटलीस्ट लगता है अपनी तरफ से किया है मैंने, हार्ड वर्क काफ़ी किया है। मे भी उतना नहीं किया जितना कुछ बच्चे डिस्क्राइब करते हैं। तो हार्ड वर्क के हम 15-15 घंटे पढ़ते हैं, या फिर बहुत कंसिस्टेंटली सालों तक कमरे में बंद होकर पढ़ रहे थे। वैसी कभी पढ़ाई नहीं की मैं, मिलता रहता था, फैमिली में मिलता रहता था। हम कभी कभी घूमने में निकल जाते थे, ऐसे ही 1-2 दिन के लिए निकल गए थे बीच में, या फिर ऐसे कुछ हो गया, किसी की शादी वादी है तो निकल जाता था। तो ऐसा भी नहीं था कि मैं बहुत रगड़ रगड़ के पढ़ रहा था, बट आई वाज स्टिल से, मैंने मेरे लेवल बेस्ट, जब मेरे को पढ़ना होता था आई पुट माई लेवल बेस्ट एंड आई डिड एज मच वर्क एज आई कुड। तो मेरे को लगता था कि थोड़ा कि हार्ड वर्क वाला कैटेगरी में ही हूँ मैं। बट आई थिंक आई डोंट नो, मतलब क्या कहेंगे दूसरे लोग कि मतलब कि थोड़ा आई थिंक मैटर तो करता है कि IQ थोड़ा बेसिक, कुछ बच्चे ज़्यादा होते हैं शार्प। जैसे मैं अपने आसपास भी देखता हूँ, मेरे फ्रेंड्स भी जो हैं उनमें भी कुछ जो हैं वो ज़्यादा शार्प हैं और कुछ थोड़े कम शार्प हैं। तो मतलब वो थोड़ा कम पढ़ के भी हमसे बेटर कर जाते थे। तो आई थिंक कुछ कुछ थोड़ा होता है एक इंटेलिजेंस का भी। बट आई थिंक उसके बारे में सोचना बेकार ही है। अब मैं सोचूं कि मेरे सामने वाला मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है और उसी के बारे में रोता रहूँ, तो इससे मेरा क्या फ़ायदा है। इससे अच्छा जितना हार्ड वर्क हो रहा है उतना करो, और अपना जो अंदर से इंटेलिजेंस के साथ बेस्ट आउटपुट निकाल सकते हो उतना निकालो। मतलब इसमें तो कोई सोचने की बात भी नहीं है। मतलब ये तो सोचना भी नहीं चाहिए बैठ के कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, गॉड गिफ्टेड हूँ, या हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ये कैसी फालतू चीज़ है मेरे हिसाब से तो सोचने की। तो हाँ, मेरा तो यही टेक रहेगा इस पर। चलो बहुत अच्छी बात है। काफ़ी डिटेल में तुमसे बात हुआ। लास्ट में बस की टेक्स अवे, मतलब डूज़ एंड डोंट्स जिसको बोलते हैं, मतलब 3-4 चीज़ें जो तुमने किया और अच्छा किया, मतलब जिसकी वजह से यू कुड परफॉर्म बेटर, एंड 3-4 चीज़ें विच यू कुड हैव डन, या मतलब दिस इज बेसिकली फॉर दोज स्टूडेंट जो 2023 या 2024 में करने वाले हैं और वो भी काफ़ी वही गलती करेंगे, तो उनको तुम क्या बोलना चाहोगे? ये गलती मत करना, या फिर ये तो कर ही लेना, इस टाइप की क्या चीज़ें? एक चीज़ मैंने करी थी, तो आई थिंक कुछ लोग करते नहीं हैं, वो मैं मॉड्यूल ही सॉल्व करता था सिर्फ। तो उसमें ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चन के काफ़ी क्वेश्चन हो जाते थे, या फिर टेस्ट सॉल्व करता था जो उनमें क्वेश्चन हो जाते थे जो 1-2 बारी में भी या फिर बहुत टाइम लगा के सॉल्व नहीं होते थे, तो उनके सोल्यूशन देखने पड़ जाते थे। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू, उनको सर्कल वर्कल करने की जगह जहाँ मैंने नोट्स बनाए हैं मैं उसके एंड में थोड़ी ब्लैंक स्पेस छोड़ देता था। तो मैं उनमें वो पूरा क्वेश्चन भी लिख देता था और उसका पूरा नेक्स्ट पेज पे सोल्यूशन भी लिख देता था। ऐसी लिस्ट बन जाती थी एक काइंड ऑफ क्वेश्चंस की। तो एक होता है जो आप कहते हो कि हर टेस्ट से पहले नोट्स रिवाइज़ करने चाहिए हमें ज़रूर। तो जब मैं नोट्स रिवाइज़ करता था तो मैं थ्योरी तो रिवाइज़ करता ही था, मैं वो क्वेश्चंस भी रिवाइज़ कर लेता था साथ साथ। और मतलब ये होता था क्योंकि वो अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन थे नेचुरली। तो ऐसा बहुत होता था कि मुझसे वो क्वेश्चन दूसरी बार में भी नहीं बन रहा, हो सकता है तीसरी बार जब मैं देख रहा हूँ उस क्वेश्चन को तो भी नहीं हो रहा मुझसे, फिर भी सोल्यूशन पढ़ना पड़ रहा था। तो आई थिंक इससे काफ़ी हेल्प मिली थी एक, क्योंकि कुछ मेथड्स या फिर कुछ ऐसे वेज ऑफ थिंकिंग ऐसे फिर इनकलकेट हो गए थे उसको बार बार देख के, जो शायद मतलब ये शायद कुछ दूसरे बच्चे नहीं करते जिनसे मैंने अभी तक बात की है, मतलब जूनियर भी हो या फिर मेरे आसपास के भी हो। तो ये आई थिंक मेरे लिए काफ़ी बेनिफिशियल एक्सरसाइज रही थी एक, ये मतलब इट्स वर्थ इन्वेस्टिंग योर टाइम इन दिस। ये मतलब एक टिप है काइंड ऑफ। और क्या अच्छा किया था, ये मैंने किया था एक कि हर चीज़ को कंप्लीशन तक किया था, कि ये नहीं कि सिर्फ मतलब मैंने ये नहीं किया था कि सिर्फ मेंस ओरिएंटेड एक्सरसाइज कर ली किसी मॉड्यूल की। अगर मॉड्यूल शुरू किया तो मैं एक्सरसाइज 1 भी करता था। एक्सरसाइज 1 जैसे मेंस ओरिएंटेड होती थी, एक्सरसाइज 2 और 3 हमारे मॉड्यूल में होती थी एडवांस ओरिएंटेड। तो मैं 2 और 4 होती थी एकदम कि एडवांस ओरिएंटेड भी हो गया थोड़ी, अब अच्छे वाले सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मतलब 4 में ये होता था। तो मैं हर की 4 तक करता ही था।
और मतलब ऐसा नहीं होता था कि मैं कुछ बीच में छोड़ देता था। एंड सेम थिंग आई अप्लाइड टू माई कोर्सेज। कई बार मतलब ऐसे किसी से बात होती थी, जैसे आपका ही चैनल के बारे में किसी से बात होती थी, तो कुछ कुछ बच्चे मेरे को बोल देते थे ऐसे ही कि अरे मतलब क्या पढ़ रहा है यूट्यूब से, ऐसा क्या पढ़ा रहे होंगे, मतलब फ्री में इतना, ऑब्वियसली वो अपनी चला रहे हैं खुद की कोचिंग, तो तेरे को फ्री में पूरा थोड़ा ना दे देंगे। या फिर और किसी ने देखा भी है तो कह रहा है इसमें तो क्या इतना कुछ नहीं पढ़ा रहे, इतने हाई लेवल का नहीं पढ़ा रहे, यहाँ ज़्यादा हाई लेवल का पढ़ा रहे हैं, वहाँ ज़्यादा हाई लेवल का। तो ऐसे कुछ कुछ करते रहते बच्चे। तो कभी कभार ऑब्वियसली मेरे मन में भी आता था कि अच्छा ये हो सकता है सच में, तो मैं छोड़ के क्या कुछ और ट्राई करूं या फिर कुछ करूं। बट फिर मैं सोचता था नहीं, मैंने अब ये स्टार्ट कर लिया है, अब मेरे को लगता है इसको अगर ये गलत भी है तो इसको दिमाग से निकालने में भी बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मैं उसी में लगा रहता था कि नहीं चलो अभी कोर्स शुरू कर दिया है मैंने, आपका पूरा कोर्स ख़त्म, मैंने मतलब सही में केमिस्ट्री के भी सारे लेक्चर्स देखे हैं और मैथ्स में भी सिवाय फंडामेंटल मैथमेटिक्स एक प्लेलिस्ट है उसके सिवाय सारे लेक्चर्स देखे हैं मैंने यूट्यूब पे जो अवेलेबल हैं। तो आई वाज लाइक नहीं पूरा करना ही है, अब एंड तक करना ही है। अब एक बार शुरू कर लिया, आधे से आधा बीच में छोड़ना नहीं है, आधा 11th का सिलेबस करके छोड़ नहीं देना कि अब तक चलो हो गया कहीं और से कर लेते हैं। ये था कि हर चीज़ कंप्लीशन तक तो लेके जानी ही है। तो ये थोड़ा एक मेरे साथ रहता था, ये आई थिंक एक पॉजिटिव चीज़ है जो काफ़ी बच्चे इस पर भी मिस आउट कर देते हैं। और गलत चीज़ एक स्पेशली मैं बस ये कहना चाहूँगा जो मैंने पहले भी बोली कि मेंस और एडवांस के बीच में जो गैप होता है उसमें मैं तो एकदम ऐसे टायर्ड हो गया था कि बस नहीं यार अब नहीं पढ़ना, बहुत पढ़ लिया अब और कुछ नहीं करना। कैट्स भी मैं इस वजह से कंप्लीट नहीं कर पाया था, मैं शायद 18-19 लेक्चर देखे थे 25 में से, पूरा नहीं कर पाया था मैं, और डीप सॉल्व की थी मतलब। तो वो थोड़ा ऑब्वियसली उससे मेरी परफॉर्मेंस डाउन गई होगी, मतलब 500 तक पहुँच गई, 200 से रैंक। आई थिंक ये थोड़ा वो हो गया था मेरा, जो बेकार चीज़ थी जो दूसरों ने मुझसे बेटर किया इस एरिया में तो मुझसे शायद ऊपर भी निकल गए। तो ये मैं एक एडवाइस दूंगा कि उस गैप में कुछ भी अपने आप को किसी तरीके से एटलीस्ट मोटिवेटेड रखो और मतलब उसकी प्रेगमेटिक साइड सोचने की कोशिश करो कि तुम अगर छोड़ दोगे अभी तो फिर तुम्हारी रैंक नीचे जानी ही जानी है। तो ये अपने आप को बोल के थोड़ा दिलासा दो और आगे बढ़ते रहो, मतलब उस टाइम में भी छोड़ो मत बिल्कुल। मतलब बिल्कुल लास्ट टाइम तक लगे रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक महीने के लिए भी अगर आप आई थिंक 15 दिन के लिए भी आउट ऑफ लूप हो जाओ तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है अपने आप को वापस लाने में उसी पोटेंसी पे। बिल्कुल ये थोड़ा सा और कुछ कि जो मैंने और कुछ आ नहीं रहा है ऐसा खास दिमाग में। एक वैसे मैं चीज़ बताना भूल गया, वो आपने पूछा था ना बुक्स को, यार मैंने एक बुक की थी वैसे प्रॉपर्ली, एक HCV होती है फिज़िक्स की, काफ़ी वेल नोन है। बट फिर उसमें मैं बता दूं कि मैं HCV करता था स्टार्टिंग में जैसे मॉड्यूल से पहले। हाँ। क्योंकि मेरे जो ट्यूशन के टीचर थे एक्चुअली वो उससे होमवर्क देते थे तो हमें पूरी HCV करनी होती थी। तो मैं HCV करता था एंड देन टाइम तो फाइनाइट ही है, ऐसा नहीं है कि मैं HCV भी कर रहा हूँ और पूरा कर रहा हूँ। तो मेरे को एंड में जैसे 12th के स्पेशली कुछ कुछ चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन छोड़ने पड़ गए थे, मेंस के और एडवांस के। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के काफ़ी चैप्टर्स के मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए ही नहीं, अभी तक नहीं किए हैं, कैपेसिटर वगैरह के। और इसलिए मतलब ये एक ट्रेड ऑफ हो गया काइंड ऑफ, बट मैंने वो कर लिया। फिर मैं सोचता था कि चलो एंड में कर लूँगा बट फिर एंड कभी आता ही नहीं है ये देख लिया मैंने अब। तो हाँ ये एक ट्रेड ऑफ था जो मैंने किया, बट ठीक है HCV इज़ अ गुड बुक है, इससे वो एक इकलौती अच्छी बुक है जो मेरे को पसंद आई। तो यार यू कैन डू दैट, मतलब ऐसी कोई कंपलसरी नहीं है, बट हाँ मैंने सोचा एक बार बता दूँ फेयरली कि किया था मैंने ये भी। चलो अभी तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा, तुमने बहुत डिटेल में बच्चों को मार्क दिखाया, मेरे ख्याल से काफ़ी बच्चे विल बी बेनिफिटेड विद दिस एंड एक उनको थोड़ा वैलिडेशन भी मिल जाएगा कि बहुत बेसिक सी चीज़ें करके भी बहुत अच्छी रैंक लाई जा सकती है एंड आई एम श्योर दे विल बी टेकिंग एडवांटेज ऑफ इट। जो बच्चा हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ रहा है वो अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखे, अगर उसे चीज़ें समझ में आ रही हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो और कुछ चाहिए नहीं, बेसिकली अल्टीमेटली तो क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन यही था मेरे ख्याल से बिगेस्ट इंडिकेटर। पहले जब मैं थोड़ा हेजिडेंट था भी कि करना है इस चैनल से या नहीं, तो मैं ये जैसे 11th में मैंने कुछ कुछ ट्रैक कर रखा था, उसमें से कुछ कुछ जैसे छूट जाता, मान लो जैसे मैंने आपको जो बताया 2017 का एक क्वेश्चन था जिसमें बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। उससे पहले भी कुछ कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट वाली एक्सरसाइज में ही क्वेश्चन होते थे जो छूट जाते थे। मैं सोचता था चलो ये तो शायद बहुत ही टफ होगा, ये तो मतलब ऐसा वाला क्वेश्चन होगा जो AR1 करता होगा जाके बस पेपर में, तो मैं छोड़ देता था। बट फिर जब मैंने जैसे आपके लेक्चर से किया और ALK सर के लेक्चर से किया, उसके बाद मैंने फिर से एक बार मैंने आपको बताया था रिवाइज़ करता था मॉड्यूल, तब कभी कभार ऐसा होता था कि मैं वो क्वेश्चन देखता था जो मैंने छोड़ा था उस टाइम पे कि ये तो होने वाला क्वेश्चन नहीं है, और वो हो जाता था। तो उस टाइम पे मेरे को सबसे ज़्यादा आई थिंक लगता था कि हाँ यहाँ पर कुछ ऐसा प्रॉपर वैल्यू एडिशन हो रही है और ये अच्छा ही पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मुझसे ये क्वेश्चन भी बन रहा है जो मैं पहले छोड़ के ही बैठा था एकदम कि ये तो कहाँ से होगा। तो हाँ ये एक इंडिकेटर होता था, और आई थिंक ये अगर प्रॉपर्ली फॉलो करेंगे लेक्चर्स बच्चे तो ये सबके साथ ही होगा। तो हाँ ये एक
था वैलिडेशन ले सकते हो तुम इस मीन्स से, क्योंकि ऐसे किसी के बोल देने से थोड़ा लगता तो है ही कि तो चलो इसने बोल दिया। खुद करके जब लगता है ना तो ज़्यादा अंदर से आता है, और फिर ज़रूरत भी नहीं पड़ती कि कोई आके बोले। जैसे मेरी मम्मी को भी शुरू में थोड़ी एप्रीहेंशन होती थी कि सही तो पढ़ा रहे हैं ना, वो ठीक तो करवा रहे हैं, ऐसे कैसे करवा रहे हैं, तो उनको भी थोड़ी होती थी। बट मेरे को कभी एज सच 1-2 महीने स्टार्ट करने के बाद कोई एप्रीहेंशन नहीं हुई। मेरे को पता था सही पढ़ा रहे हैं, मैं इतना पढ़ लूँ तो मेरा बहुत भला हो जाएगा, मतलब इतना भी पढ़ लूँ तो मेरा बहुत भला हो जाएगा, ये कंप्लीट कर लूँ अगर। तो हाँ, मेरे को ऐसी कोई एप्रीहेंशन नहीं रहती थी फिर, तो ये एक होता है। चलो थैंक यू अभी, थैंक्स फॉर योर टाइम, बहुत अच्छी बातें बताई तुमने, एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कमिंग फ्यूचर, और एक दिन हम तुम्हारा नाम अखबारों में पढ़ेंगे। अखबारों में ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर।